नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारी हमारे सामने वैकेंसीज जो है वो शो हो रही हैं। एलडीसी वैकेंसी है, वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम है, वो भी इन फ्यूचर जो है हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही सीईटी जो है उसके भी होने की संभावनाएं आपके सामने हो सकती हैं। तो विज्ञान जो है वो इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी भर्ती परीक्षा में एक मुख्य भूमिका निभाता है और हमारे एग्जाम्स में हर तरीके से इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना रहती है। दोस्तों, मैं चर्चा करने वाला हूँ आज आपसे ऑक्साइड के ऊपर। ठीक है, ऑक्साइड के ऊपर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास है और बहुत सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक को मैंने जो है नोटिस किया है, मैंने इसको इसको देखा भी है। ठीक है, हम लोग ऑक्साइड जो है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्साइड लिख लेते हैं और फिर इसको पढ़ना जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मैं बता दूं, अगर आप एलडीसी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों ने हमारे ऐप के ऊपर एलडीसी का कोर्स तैयार कर रखा है। ये कोर्स आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही सेशन में मिलेगा। बहुत ही जल्द हम इस कोर्स की जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो मित्रों, पहले आप लोग कुछ चीज़ें देख लीजिए। हालांकि यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियोज और भी डाल रखे हैं, आप उनको देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या हमें सोडा क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे कि कई विद्यार्थी डेमोस्ट्रेशन की सोचते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर मेरे तमाम वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए डेमोस्ट्रेशन के रूप में ही उपलब्ध है। आप कभी भी किसी भी चीज़ को आसानी पूर्वक नोटिस कर सकते हैं और जुड़ने से पहले उन वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, हमें ये कोर्स से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब जो है हमारे यूट्यूब सेशन के अंदर मिल जाएगा। अभी जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी मैंने मैराथन क्लासेस अपलोड की थी, तो अगर आपके पास समय हो तो उन वीडियोस को देखकर भी आपको आइडिया हो सकता है कि साइंस के लिए थोड़ा क्लासेस आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और ऑक्साइड टॉपिक को अपने लर्न करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम आपके सामने मैंने लिखा, ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड टॉपिक की मूल भूमिका क्या है, कितने प्रकार के ऑक्साइड हम लोग देखा करते हैं। मैं इसलिए ये टॉपिक का आपके सामने करवा रहा हूँ क्योंकि एलडीसी में मैंने हर एग्जाम में इस जगह से एक क्वेश्चन देखा है। हर एग्जाम में, वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में भी इस जगह से प्रश्न आने की उम्मीदें अन्य टॉपिक्स की तुलना में बहुत ज्यादा रहती है। तो इसीलिए मैं बस, अभी छोटा सा टॉपिक है और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा और साथ में आप कुछ सीख भी जाएंगे। तो ऑक्साइड में आपको बता दूं मित्रों, दो प्रकार का हम लोग पढ़ा करते हैं। एक होता है धातु ऑक्साइड। ठीक है, एक होता है हमारा धातु ऑक्साइड, एक होता है हमारे पास अधातु ऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार से एक और होता है जिसका नाम है उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। इस तरीके से इसको हम इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। इस तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस जगह से आपके कौन सा जो पार्ट है एग्जाम में मुख्य भूमिका निभा सकता है, तो वो टॉपिक है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि टॉपिक में तो आपके सारे पार्ट जो है वो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर जो संभावनाएं बनती है वो उभयधर्मी ऑक्साइड से बना करती है। धातु ऑक्साइड यानी कि धातुओं से निर्मित होने वाले ऑक्साइड। तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो याद रखें, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्षार का निर्माण करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति हम क्षारीय पढ़ा करते हैं। ठीक वैसे ही अधातु ऑक्साइड जो है इनकी प्रकृति जो है वो कैसी होती है, तो याद रखें, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे अधातु ऑक्साइड ऐसे अम्लीय, याद रखने लायक। ठीक वैसे अगर उभयधर्मी ऑक्साइड की हम प्रकृति की बात करें मित्रों, तो इसकी प्रकृति दोनों प्रकार की होती है, क्षारीय भी और अम्लीय भी।
कई सारे एग्जाम्स में तो इसी प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति बताइए, क्षारीय, अम्लीय, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे कि ये क्षारीय भी हो सकते हैं और ये अम्लीय भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अच्छा, जब ये जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्षार बनाते हैं, जब ये जल के साथ क्रिया करते हैं तो अम्ल बनाते हैं, ये इस बात का मतलब है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इनके दे सकता हूं। जैसे कोई सा भी एग्जांपल हम लोग इसका मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है और ये मान लो जल के साथ क्रिया करता है। ठीक, जैसे ये जल के साथ क्रिया करेगा क्या देगा, देखो, दो सोडियम है, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, सब डबल है, तो इसलिए हम दो कॉमन लेके 2NaOH कर देते हैं। यहाँ ये जो OH माइनस आयन की उपस्थिति है, अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन की उपस्थिति, इसके क्षार होने का प्रमाण है। ठीक वैसे अगर इसके अंदर अपने एग्जाम्पल्स जो है उनको मैनेज करें तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अधातु ऑक्साइड में मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देता हूँ और इसकी अभिक्रिया मान लो मैं किससे करवा दूं, जल से करवा दूं, तो ये क्या देगा, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल देता है। ये कार्बोनिक अम्ल है, तो यहाँ H प्लस आयन की उपस्थिति इसके अम्ल होने का प्रमाण है, इसके अम्ल होने का सबूत है। अब इसी तरीके से हम इसके एग्जाम्पल्स को और भी अच्छे तरीके से मेंटेन जो है कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और सपोज करो कि इसकी अभिक्रिया मैं अगर जल से करवा दूं तो क्या परिणाम हमारे सामने आएगा। देखो, कैल्शियम एक है, एक रख लीजिए, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन भी डबल है, तो हम OH लिखकर और इस OH को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अपने आप में क्या है, एक क्षार है। तो हाँ, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये बात इस तरीके से हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर अपने यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ऐसा एग्जाम्पल अपने और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है और इसकी अभिक्रिया अगर हम जल के साथ कर दें तो हमारे पास परिणाम क्या आएगा, H2SO3, इसको अपने बोलते हैं मित्रों सल्फ्यूरस अम्ल। ये है सल्फ्यूरस अम्ल, मैं सल्फ्यूर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये एक सल्फ्यूरस अम्ल है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पढ़ा करते हैं, जो आप लोग ज्यादातर सुनते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वैसे ये सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो भी निर्मित हो सकता है। इसके एग्जाम्पल्स अपने एक अलग मैटर जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसका उदाहरण जो है अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। तो आपने समझा, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और इनको हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से शो कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे इसके ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार करके और उसकी जानकारी देता हूँ। सुनिएगा गौर से। धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय है ना, उनके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, आप कितने भी ऑक्साइड लिख सकते हैं, मैं आदि कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक अपवाद लिख देता हूँ, क्या, गौर से सुनेंगे, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप K2Cr2O7, इसको अपने बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखें, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, अपवाद स्वरूप पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रकृति क्षारीय न होकर अम्लीय होती है। यह एक बहुत ही शानदार अपने पास क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है ना, अपवाद भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है और इस पॉइंट को भी हम लोगों ने रेगुलेट कर लिया है मित्रों। ठीक वैसे ही दूसरा उदाहरण अपने, जैसे कि मैंने अधातु ऑक्साइड कर लिया, वैसे ही हम लोग अधातु ऑक्साइड में भी अपवाद जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। अधातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि NO2, जैसे कि SO2, SO3 आदि। ठीक है, इस तरीके से और भी उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ अपने फिर से अपने मेंटेन करेंगे क्या, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप। अब देखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपवाद स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया,
हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल, ठीक है ना, की प्रकृति, अगर हम इनकी प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति अम्लीय न होकर उदासीन होती है। इनकी प्रकृति अम्लीय न होकर उदासीन होती है, ठीक है ना। अब अपवाद का मतलब ये नहीं है कि हम हर बार उल्टा ही बोले, ठीक है ना। हाँ, अपवाद का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर बार उल्टा ही बोलें कि अगर प्रकृति जैसे यहाँ पर हमने देखा कि क्षारीय नहीं है तो अम्लीय है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये बोलेंगे कि अम्लीय नहीं है तो क्षारीय है, उदासीन भी हो सकता है, तो इनकी प्रकृति उदासीन हो जाती है। अब हमारे पास जो मेजर पॉइंट आता है दोस्तों, उसकी अपने पहचान करते हैं। वो है हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत ही मुख्य भूमिका निभाने वाले ऑक्साइड हैं इस जगह पर। उभयधर्मी ऑक्साइड गौर करेंगे, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इस जगह पर अगर अपने इस क्वेश्चन को मेंटेन करें तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति दोनों प्रकार की हो, जो क्षारीय भी हो और अम्लीय भी हो। तो इसके अपने एग्जांपल्स जो उनको मेंटेन करते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि लेड ऑक्साइड, जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड, जैसे कि टिन ऑक्साइड। अब हालांकि हमारे किताबों के अकॉर्डिंग अगर अपने चलें तो जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये थोड़े ज़्यादा फेमस हैं। लेड ऑक्साइड भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उदाहरण हम लोग पढ़ा करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ तक के एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड में। लेकिन ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्यों, द रीजन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या कारण है कि हम इन एग्जाम्पल्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स में सेट किया करते हैं। और क्या है ये जिंक ऑक्साइड, जिंक क्या है, क्या धातु है, अधातु है या दोनों है। तो जिंक एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है, लेड भी एक धातु है। अगर आप देखेंगे बेरिलियम और टिन ये भी एक धातु है। तो इसका मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड धातु ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय होने के साथ साथ अम्लीय भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर हमारे पास उभयधर्मी ऑक्साइड के अगर अपने परिभाषा से संबंधित कोई बात पूछी जाए तो अब उसकी डेफिनेशन को अपने किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, मैं आपको वो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। देखिएगा, ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड, ठीक। अब जैसे मैंने लिखा ऐसे धातु ऑक्साइड तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया धातु ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति, जिनकी प्रकृति क्षारीय होने के साथ साथ अम्लीय भी होती हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय होने के साथ साथ क्षारीय भी है और अम्लीय भी होती हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड की हमारे पास परिभाषा होगी दोस्तों। अब ये रीजन क्या है कि हम इसको इस तरीके से पढ़ा करते हैं, उस कारण की हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि इस कारण को हम लोग जो है पढ़ते ही नहीं हैं और हम लोग सीधा याद ही कर लेते हैं। लेकिन अगर याद न करके कभी इस जगह से प्रश्न को मूल सिद्धांत पूछा जाए तब हम प्रतिक्रिया किस प्रकार के रखेंगे, उस बात को आज सीखते हैं अपने। आप लोगों ने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कभी, कि जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या देते हैं, देखिए, जल देते हैं, लवण देते हैं, लवण जल उष्मा, ठीक है ना। ये इसका मूल जो है वो प्रोडक्ट होता है। अम्ल जो होते हैं उनमें कौन सा आयन होता है, H+, क्षार जो होते हैं उनमें कौन सा आयन होता है, OH-। ये H+ और OH- आयन अगर हम यहाँ पढ़ें, H+ और OH- आयन परस्पर प्रतिक्रिया करके ही क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं।
तो अम्ल और क्षार के दोनों आयन जल बनाते हैं, बस इसी को न्यूट्रलाइजेशन अपने कहा करते हैं, यही उदासीनीकरण है। तो जो बाकी बचा वो जो है वो क्या बना देता है आपके लिए, लवण का निर्माण कर देता है। ठीक है, यही मूल रूल है। अब देखो, अगर मैं आपको ये कह दूं, एग्जाम्पल समझना गौर से, अगर मैं आपको ये कह दूं कोई अम्ल, ठीक है, अगर कोई अम्ल मान लीजिए जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे और वो भी जल दे दे, लवण दे दे, उष्मा दे दे, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। का मतलब जिंक ऑक्साइड ने क्षारीय प्रकृति की तरह काम किया। इस एग्जाम्पल को हम लिख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जिंक ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जल तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना, जल बनाएगा, हम इसको 2 से गुणा कर देंगे और साथ ही साथ जिंक जो है ये इस क्लोरीन के साथ मिलकर ZnCl2 जिंक क्लोराइड नाम का एक हमारे पास लवण भी दे देता है और उष्मा का भी निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। वहीं दूसरा उदाहरण, अगर इस दूसरे उदाहरण को समझेंगे तो आप काफी हद तक चीज जो है उसको कवर कर जाएंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल को ही पहले ले लेता हूँ। जिंक ऑक्साइड मान लीजिए क्षार के साथ अपक्रिया करे, किसी क्षार के साथ अपक्रिया करे वो भी लवण देता है, जल देता है, उष्मा देता है। मैंने जल पहले लिख दिया, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्षार किसके साथ अभिक्रिया करके लवण जल उष्मा देता है, अम्लों के साथ, लेकिन यहाँ तो जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी वही परिणाम दे रहा है। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हुई, अम्लीय हुई। इसका मतलब ये जिंक ऑक्साइड तो बहरूपिया निकला, इधर क्षारीय है और इधर क्या है, अम्लीय है। जब कोई एक ही यौगिक इस तरीके से डबल भूमिका निभाए, बस उसी दोहरे गुण को हम उभयधर्मी गुण बोलते हैं। इसीलिए हम इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड कहा करते हैं दोस्तों। अब मैं इस एग्जाम्पल को मेंटेन करता हूं विद जिंक ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो जल तो बनाएंगे ही, और जल बन गया इसका मतलब हाइड्रोजन को डबल करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, प्लस लवण। अब लवण जो है वो क्या है, देखिए सोडियम, जिंक और डबल ऑक्सीजन कर दीजिए, हो गया सारा बैलेंस। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट भी क्या है, एक प्रकार का लवण है, और प्लस प्रोडक्ट में क्या दे देता है, उष्मा दे देता है। मित्रों यहाँ सोडियम जिंकेट, अगर कोई सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, इतने सब कुछ हो सकते हैं, तो जिंकेट क्यों नहीं हो सकता, देन इट इज सोडियम जिंकेट। अब मुझे बताओ कि जो जिंक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, यहाँ प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, दोनों रूप हैं इसमें, बस इसीलिए हम इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड की श्रेणी में शामिल किया करते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो उभयधर्मी ऑक्साइड में 5 एग्जाम्पल हैं, और ये 500 उदाहरण आपको विभिन्न प्रकार के भर्ती परीक्षाओं में ठीक इसी तरीके से बार बार देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे एलडीसी की, तो एलडीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे ठीक इसी तरीके से पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। ठीक ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारे जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में भी 2015 है ना, उस एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, अगर आपको ये याद हो तो। ठीक ऐसे ही वुमेन सुपरवाइजर की अगर अपने बात करें मित्रों, तो वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन 2015 के अंदर पूछा गया था। और इस तरीके के ढेरों एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे जाते हैं, भले वो एसएससी फील्ड के क्वेश्चन हो, भले वो हमारे राजस्थान, विभिन्न प्रकार की राजस्थान के अंदर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के आपके पास एग्जाम्पल्स हों। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आज आपसे डिस्कस किया, तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अगर आप, ठीक मैंने जैसे पहले बताया वही चीज़ है, अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।